Hello everyone, welcome to part 32 of our MCQ discussion series. In this video, we will continue our first segment of the syllabus, that is Introduction to Human Biology and Body Functions. So let's see today's first question. Body's ability to maintain stable internal conditions like temperature, pH level, despite of changes in external environment is called option A, erythermal, option B, euryhaline, option C, homeostasis, option D, prethermal. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, होमोस्टेसिस. जो यहाँ पे यूरिथर्मल दिया है, यूरिथर्मल का मीनिंग होता है आपका जो टेम्परेचर रेंज वेरिएशन को मैनेज कर पाता है. जैसे हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट रहता है, अगर हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाता है तो भी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस को ही मेंटेन करता है, और अगर उससे ठंडा भी हो जाए तो भी 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करता है हमारा बॉडी. लेकिन अगर आप रेप्टाइल को देखेंगे तो रेप्टाइल स्टेनोथर्मल होता है, क्योंकि रेप्टाइल्स अपना बॉडी टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाता है, इसीलिए ड्यूरिंग कोल्ड डेज रेप्टाइल हाइबरनेट कर लेता है. और जो यूरिहालाइन है, यूरिहालाइन पीएच से रिलेटेड है, हमारा सैलिनिटी से रिलेटेड है. यूरिहालाइन एनिमल्स लाइक आपका क्रैब हो गया, या फिर कुछ टर्टल्स का स्पेसीज हो गया, या फिर मोलीफिश हो गया, ये अपना बॉडी का सैलिनिटी लेवल एडजस्ट कर पाता है. और बाकी आपका गोल्डफिश हो गया, सी टर्टल हो गया, हेडॉग हो गया, ये सब अपना बॉडी का जो पीएच लेवल है, जो सैलिनिटी लेवल है, उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई सैलिनिटी और लो सैलिनिटी एनवायरनमेंट. और यहाँ पे मैंने बाकी आपका यूरिफेजिक जो फूड रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेनोफेजिक, यूरिफेजिक. स्टेनोफेजिक अपना एक लिमिटेड फूड सोर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, और यूरिफेजिक मल्टीपल फूड सोर्स यूज़ कर सकता है. बाकी स्टेनोसियस और यूरेसियस ये दोनों हैबिटेट से रिलेटेड टर्म है. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of the brain controls balance and coordination? Option A, cerebrum. Option B, cerebellum. Option C, medulla. Option D, hypothalamus. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा cerebellum. यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो cerebellum पार्ट है, it controls balance and coordination. बाकी frontal lobe is known for motor control, problem solving capacity and speech production. और जो हमारा temporal lobe है, it controls the auditory processing, language comprehension, memory etc. और जो brain stem है, ये involuntary response को मैनेज करता है. occipital lobe manages sight and visual inputs. बाकी जो हमारा parietal lobe है, parietal lobe is responsible for task perception and body orientation and sensory discrimination etc. Let's see today's next question. Which type of glial cell is primarily responsible for myelinating actions in the central nervous system? Option A, Schwann cells. Option B, oligodendrocytes. Option C, astrocytes. Option D, microglia. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, oligodendrocytes. Oligodendrocytes myelates actions in the central nervous system. बाकी जो Schwann cells है, it performs myelation in the peripheral nervous systems. Central nervous systems में 4 types का न्यूरोग्लिया मिलता है. That includes ependymal cells, oligodendrocytes, astrocytes and microglia. जो हमारा peripheral nervous system है, उसमें हमें satellite cells और Schwann cells मिलता है. Peripheral nervous system और central nervous system से related questions हम देखेंगे. और बाकी चलिए देखते हैं हमारा next question. Which type of joint is found in the human shoulders? Option A, hinge joints. Option B, ball and socket joint. Option C, pivot joints. Option D, saddle joint. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ह्यूमन बॉडी में हमें जनरली 6 टाइप्स का जॉइंट मिलता है. आपका पिवोट जॉइंट हमारा नेक में रहता है. उसके बाद आपका हिंज जॉइंट हमारा एल्बो में रहता है.
देन आपका सेडल जॉइन हमें कार्पेल और मेटाकार्पेल बोन्स के बीच में मिलता है। बाकी आपका प्लेन जॉइन आपका टर्सल बोन्स के बीच में रहता है। और कॉन्टिलॉइड जॉइन ये रेडियस एंड कार्पेल बोन्स के बीच में रहता है हमारा रिस्ट में। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल आपका हिप जॉइंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which blood cells are responsible for the body's defense against infections? Option A, red blood cell. Option B, platelets. Option C, white blood cells. Option D, plasma cells. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा white blood cells. वाइट ब्लड सेल को हम मेजरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका ग्रेनुलोसाइट्स होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में आपका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल होता है। जो हमारा न्यूट्रोफिल है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटिंग द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। जो हमारा एसिनोफिल है, इट कंट्रोल्स द मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ एलर्जी। बाकी बेसोफिल कंटेन्स हिस्टामिन एंड हेपारिन, इट रिलीजेस हिस्टामिन। जो हमारा सेकेंड टाइप का वाइट ब्लड सेल है, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल है मोनोसाइट्स। ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करता है। और नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज क्रूशियल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्री एडिपोसाइट्स इनटू एडिपोसाइट्स? ऑप्शन है मायोडी, ऑप्शन बी पीपीआर गामा, ऑप्शन सी NF-साइबी, ऑप्शन डी CREB। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी पीपीआर गामा, दैट इज पायरोक्सिज्म प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। It is essential for adipocyte differentiation and it is a key regulator in lipid metabolism and glucose hemostasis. बाकी जो हमारा मायोडी है, it is a transcription factor. It is crucial for muscle differentiation and regeneration that activates muscle specific genes. और जो हमारा NF-साइबी है, it is a protein complex that regulates immune response, inflammation and cell survival in response to stress. बाकी जो हमारा CREB है, it is also a transcription factor involved in the memory formation and cell survival, responding to cyclic AMP signaling. This question was actually a tough question. लास्ट ईयर तो RRB ने डाइटिशियन पेपर में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं डाला था, लेकिन दूसरा जो पैरामेडिकल का पोस्ट था, लाइक आपका नर्सिंग का 1-2 शिफ्ट या फिर फार्मासिस्ट का बहुत ही बाउंसर क्वेश्चन RRB में डाल दिया था। इसलिए इन सब पोस्ट का या फिर और भी कुछ ऐसा पोस्ट था जिसका कट ऑफ कुछ RRB में बिलो 50 चला गया था ड्यू टू दोस टफ क्वेश्चंस। तो आप 1-2 ऐसा बाउंसर के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट ईयर जैसा ही पेपर सेट कर देगा तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, टफ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी कोर्टिसोल, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कोर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। बाकी एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे रहता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारा किडनीज के ऊपर रहता है। आप ये चार्ट एक बार देख सकते हैं, इसमें मैंने हमारा बॉडी में जितना भी मेजर हार्मोन्स है सब हार्मोन्स को कवर कर लिया है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, इट रिलीजेस 2 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन। वन इज रेगुलेटरी हार्मोन दैट वर्क्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी। It can increase or reduce or stop the production of other hormones. Anterior pituitary releases thyroid stimulating hormone that works on our thyroid glands. This stimulates the production of thyroxine, which is important for our cellular respirations. Next one is our follicle stimulating hormone that works on ovary and testes. In female, it stimulates follicles, and in men it stimulates sperm maturation. Next one is luteinizing hormone. It also works on ovaries in female and testes in male. It
triggers ovulation in females and stimulate testosterone productions in male. Next one is our prolactin. Prolactin works on the mammary gland. It stimulates milk production. Then adrenocorticotropic hormone that works on adrenal glands. It stimulates the production of cortisol and other stress hormones, as we have seen in this question. The next one is our growth hormone. It works on our liver and other organs. It stimulates the release of chemical that spur the growth of bone, cartilage, and other tissues. Our posterior pituitary hormone includes oxytocin. Oxytocin works on brain, mammary glands, and uterus. It is also known as a happy hormone. It actually influences people's trust in other and increase the prosperity to form social attachments. It directs the ejection of milk for nursing babies and also stimulate the muscle contraction in the uterus during childbirth. Then our next posterior pituitary hormone is antidiuretic hormone that acts on the kidneys. It influences the water retention by kidneys. The next one is our melatonin, which is released from pineal glands. It works on brain and regulates our sleep cycles. Our thyroid gland releases two major hormones. One is thyroxine. Thyroxine influences the rate and efficiency of cellular metabolism. Next one is our calcitonin. Calcitonin works on our bones that regulates calcium level in the blood. Our parathyroid hormone regulates the release of calcium from the bone. It is released from our parathyroid glands and it works on digestive system. The next one is our adrenaline. Adrenaline is released from our adrenal gland. It actually responsible for our flight and fight response. Next one is cortisol. Cortisol is also known as our stress hormone. Then our insulin and glucagon, both are responsible for our blood glucose level. Then our sex hormones, estrogen, progesterone, and testosterone. Let's look at our next question. In the context of the renin-angiotensin-aldosterone system, which enzyme converts angiotensin 1 to angiotensin 2? ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था एक बार हमारा PYQs में. इसका ऑप्शन दिया गया है रेनिन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन सिंथेस, ऑप्शन डी पेप्टिडेस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. Angiotensin converting enzyme converts angiotensin 1 to angiotensin 2. That is a potent vasoconstrictor which plays crucial role in regulating our blood pressure and fluid balance. यहाँ पे आप ये रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम को भी देख सकते हैं. हमारा लिवर एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करता है और हमारा किडनी जो है किडनी रेनिन को रिलीज करता है जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. देन हमारा लंग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज करता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. और एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को एक फीडबैक देता है जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है. एल्डोस्टेरोन हमारा किडनी को फीडबैक देता है टू रीअब्जॉर्ब मोर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द किडनी. और जो हमारा एंजियोटेंसिन है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का भी काम करता है which increases our blood pressure. So चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the normal pH range of human blood? ऑप्शन ए 6.8 to 7.2, ऑप्शन बी 7.35 to 7.45, ऑप्शन सी 7.8 to 8.0, ऑप्शन डी 5.5 to 6.5. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 7.35 to 7.45.
यहाँ पे मैंने एक हमारा जो बॉडी का नॉर्मल पैरामीटर्स है उसका एक चार्ट दिया है, इसको आप एक बार देख सकते हैं और इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है 70 to 99। हमारा नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हमारा नॉर्मल HDL का लेवल होता है मोर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और LDL का लेवल रहता है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हमारा नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल रहता है लेस देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल है आपका फीमेल में 12.1 to 15.1 और मेल में 13.8 to 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर और नॉर्मल वाइट ब्लड सेल का काउंट होता है 4,500 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर और जो हमारा रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का काउंट आपका फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है और मेल में ये 4.7 to 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर देखा जाता है। हमारा जो नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट है ये 1,50,000 से 4,50,000 होता है पर माइक्रोलीटर और जो हमारा नॉर्मल बॉडी में पोटेशियम का लेवल होता है वो होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और जो हमारा सोडियम का लेवल होता है ये होता है आपका 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और हमारा नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल होता है 0.6 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हमारा नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन का लेवल होता है 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट इज टू ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एड इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एड इन ब्लड क्लॉटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इरेथ्रोसाइट्स है मतलब हमारा आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड उसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज और बाकी हमारा जो ल्यूकोसाइट्स होता है मतलब वाइट ब्लड सेल ये हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और जो हमारा प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग और हीलिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स। होप यू लाइक दिस सेशन and thank you for watching the video.